सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपना टॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पीवी डायग्राम के बारे में बताएंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो अपने पास क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, आप कैसे क्या कहोगे? तो इसकी वर्डिंग पे जाओ भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स जो रिवर्स कर जाए, मतलब ऐसी प्रोसेस जो मतलब पूरी प्रोसेस अकर हो जाए फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन देखो। A thermodynamic process is said to be reversible if the process can be turned back। अगर वो प्रोसेस वापस हो जाए सच दैट सिस्टम और सराउंडिंग क्या है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए और वहाँ पे कोई भी चेंज ना हो यूनिवर्स में भी। ठीक है, क्या मतलब आपके पास ये ए सिस्टम यहाँ पे ए पे है और ये दूसरा सिस्टम है बी। तो अगर सिस्टम ए सिस्टम बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो क्या है वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? रिवर्सिबल। मतलब ए टू बी और फिर वो वापस से क्या है बी टू ए में अगर रिवर्स हो जाता है या मिस बैक हो जाता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। मतलब वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे? जैसे अपने पास आइस है, आइस को आप मेल्ट करोगे तो वाटर बन जाएगा ना भाई, और अगर वाटर को फिर से फ्रीज़ करोगे तो आइस बन जाएगी। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन है, मतलब अपने पास एक वाटर है, वाटर को आपने जैसे बर्न किया, क्या है अपने पास एक वेजल में वाटर है और उसको आप बर्न कर रहे हो, तो बर्न कर रहे हो तो वो वेपराइज हो जाएगा ना भाई। तो मीन्स आपका वाटर किस में चेंज हो गया? वेपर्स में चेंज हो गया। अगर मैं इसको कंडेंस कर दूँ वेपर्स को, मतलब ऊपर मैंने प्लेट लगा दी, तो जो ऊपर जो वेपर्स बने थे अगर आपने उसको कंडेंस कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा? वेपर वाटर बन जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग मतलब वाटर टू वेपर इज़ बॉइलिंग एंड वेपर टू वाटर इज़ कंडेंसेशन। तो ये सारी क्या अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो ये भी कोई भी प्रोसेस होती है ना, ये बहुत स्लो रेट पे होती है। क्यों? रिवर्सिबल प्रोसेस एक मतलब कह सकते हो आप आइडियल प्रोसेस होती है आपके पास, और आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम थ्योरेटिकल क्या लेके चलते हैं? अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस एट ए वेरी स्लो रेट के ऊपर। ठीक है, मीन्स जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये बहुत धीरे हो रहा है, स्लोली। ठीक है, तो वो आपकी रिवर्सिबल कहलाएगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं? इसका एक मेन पॉइंट होता है, जैसे आपकी ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं पीवी डायग्राम से बताना चाहूँ, जैसे पीवी डायग्राम क्या है? वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपने कोई भी एक पाथ ले लिया, जैसे ये पाथ यहाँ पे डिनोट कर रखा है, क्या है आपका एक पाथ यहाँ पे डिनोट कर दिया हमने, दिस इज एन प्रेशर, दिस इज एन वॉल्यूम। तो मीन्स आपकी मान ली सिस्टम 1 यहाँ पे, सिस्टम 2 यहाँ है, तो ये 1 से 2 पे जा रहा है, तो इसकी ये डायरेक्शन हो गई। और अगर वो 2 से वापस 1 में चला जाए तो वो आपकी कौन सी होगी? रिवर्सिबल। बट एक नोट जरूर याद रखना कि वो जिस रास्ते से जा रहा है ना AC दो, एक 1 to 2, तो उसी रास्ते से वापस रिटर्न करना चाहिए वो। तो मीन्स फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल पाथ हैव टू सेम, मतलब उन पाथ को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा रिवर्सिबल के लिए। और अगर पाथ सेम नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो हम आगे अभी कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल आपको समझ में आ गया, मतलब वापस स्टेट को गेन कर ले और थ्रो द सेम पाथ। ठीक है, ओके। और वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इरिवर्सिबल जस्ट उससे रिवर्स है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट है जो रिवर्सिबल पढ़ा है आपने। तो इरिवर्सिबल क्या कहोगे? ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन को गेन नहीं करते। सिस्टम एंड सराउंडिंग डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन वंस द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। मतलब एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में को गेन नहीं कर पाते, तो वो आपकी कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आपके पास क्या है? बर्निंग है, मतलब कुछ चीज़ हीट हो रही है तो वो आपकी हीट वेस्ट हो रही है ना बेसिकली। कुकिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीट ट्रांसफ़र, मतलब आप हाथ को रब कर रहे हो तो वो आपकी जो एनर्जी, वो वर्क डन है, जो आपने मैकेनिकल वर्क किया वो हीट में क्या है? वेस्ट हो रहा है। तो एक तरीके से क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी फिनोमिना हो रही है वो सारी कैसी है? इरिवर्सिबल है। मतलब मैंने कांच को तोड़ दिया, लेट अस कंसिडर डेली लाइफ का, मतलब मैंने एक गिलास ब्रेक कर दिया, तो आप क्या उसको वापस जोड़ सकते हैं?
तो ऑब्वियसली ये मत कहना कि हाँ काज जुड़ तो जाएगा बट दरारें जब भी पड़ जाएगी ना, तो मीन्स ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। मतलब एक बार अगर ये ब्रेक हो गया ना तो उसको वापस से आप जोड़ नहीं पाओगे। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई अपनी, इरिवर्सिबल। ठीक है, और लगा लो आप एग्जाम्पल, जैसे अपने पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने इतना मतलब इलोंगेट कर दिया कि वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन ना कर पाए। ठीक है, मतलब स्प्रिंग की भी एक लिमिट होती है ना भाई, आपकी इलास्टिक लिमिट में यहाँ तक आप स्ट्रेच करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। बट मैंने इस लिमिट से आगे उसको स्ट्रेच कर दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आएगा ना। तो दिस इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जो वापस अपनी स्टेट को गेन ना करे वो इरिवर्सिबल, और जो वापस अपनी स्टेट को गेन कर जाए वो रिवर्सिबल। ठीक है, आप इसको एक पीवी डायग्राम की हेल्प से कैसे करोगे भाई, जैसे यहाँ पे वहाँ पे तो क्या था, A to B या 1 to 2 जा रहे थे तो सेम ये रास्ता था 1 से 2 तक जाने के लिए, और 2 से 1 तक जाने के लिए भी सेम पाथ फॉलो कर रहा था। दिस इज़ एन रिवर्सिबल। ये कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर रास्ता सेम है तो। अगर रास्ता आपका डिफरेंट हो गया तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी भाई, इरिवर्सिबल। जैसे A से B तक गया इस कर्व के जरिए से 1 कर्व, और B से A पे जा रहा है से 2 कर्व, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, थर्मोडाइनमिक्स कोऑर्डिनेट। और जब कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहे हैं तो वो सेम स्टेट को गेन नहीं कर रहा, तो मीन्स हम क्या कहेंगे बेसिकली, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, देखो ये कंफ्यूज मत होना कि ए से चला था बी पे आया, फिर बी से जाके ए पे वापस आ गया, बट उसका रास्ता भी तो अलग अलग है। मीन्स यहाँ पे देखो इस रास्ते में उसने मान लिया प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, बट अगर इस रास्ते पे कोइंसाइड कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, वॉल्यूम भी डिफरेंट हो जाता है। तो मीन्स बेसिकली वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो स्टेट चेंज हो रही है आपकी इंटरमीडिएट जो बीच वाली है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, रास्ता सेम नहीं है, पाथ सेम नहीं है, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्या आपके पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या है, चेंज है दैट कैन नॉट बी रिट्रेस इन रिवर्स डायरेक्शन। क्या इसमें हम अपने पाथ को वापस से गेन नहीं करते, जिस पाथ के द्वारा आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो ना, उस पाथ को आप फॉलो नहीं करते हो, तो ये चेंज आ गया स्टेट में। ठीक है, और जो पाथ होता है इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस इज़ नॉट द सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, पाथ सेम नहीं है। ठीक है, ये सेम बात ही होगी एक तरीके से। उसके बाद क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वहाँ पे कुछ ना कुछ परमानेंट लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो जैसे आपने हाथ को रब किया तो वहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है, तो दिस इज़ एन परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ पावर का लॉस हो, हीट का लॉस हो, पावर का लॉस हो। जैसे एक एग्जांपल तो हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा कह सकते हो आप विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स पड़ा हुआ है ना, तो ये भी क्या होता है, गाढ़ापन एक तरीके से। तो उसमें भी अपनी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी का लॉस होता है, मीन्स पावर लॉस हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो मीन्स क्या होता है इरिवर्सिबल में कुछ ना कुछ वहाँ पे हीट या एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आप कह सकते हो भाई इस रास्ते से इस पाथ के जरिए उसने मान लो 100 जूल का वर्क किया, और B2A उसने लेट इज कंसिडर 80 कर लिया भाई, ये तो डायरेक्ट पाथ हो गया नहीं है। तो मान लेते हैं इसमें 80 जूल वर्क किया, और उसने और A से B तक इस कर्व के द्वारा उसने 100 जूल का वर्क किया, तो यहाँ पे कितना लॉस हो गया, कुछ ना कुछ परमानेंट लॉस हुआ है, और वो भी 20 जूल का। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारा अपना क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल मतलब जो अपनी स्टेट को गेन कर ले थ्रू द सेम पाथ, और इरिवर्सिबल जो अपनी स्टेट को गेन ना करे वापस से, और उनका रास्ता भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट और रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना पीवी डायग्राम। आप ऑलरेडी देख चुके हो पीवी डायग्राम मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप देखेंगे ये अलग अलग प्रोसेस में कैसे फॉलो करता है। जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना, हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी। जैसे अगर हमने फर्स्ट मान लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या बताया था आपको, वो प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट क्या सेम रहे, प्रेशर सेम रहे। तो आप इसको पीवी डायग्राम में कैसे दिखाओगे भाई, दिस इज एन मान लो P, दिस इज एन V। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और आइसोबैरिक मतलब प्रेशर सेम होना चाहिए। तो प्रेशर सेम कब होगा, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, तो मीन्स इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो मीन्स पीवी डायग्राम की हेल्प से आप अलग अलग प्रोसेस को डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर पीवी डायग्राम में ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई ना, तो ये कौन सा प्रोसेस दिखा रही है आपको, आइसोबैरिक। अगर मैं अब बात करूँ
आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक कौन सी प्रोसेस बताई थी जिसमें वॉल्यूम सेम हो, तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, अपनी पीवी डायग्राम, तो इसमें वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस आइसोकोरिक, ठीक है। मतलब इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे आपका वॉल्यूम सेम है, ये वी वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज एन आइसोकोरिक। अब देखो अपना थर्ड अपना क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब उस प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रहना चाहिए, सेम। और जब आप इसकी स्टडी करोगे प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आपने क्या बताया, आइसोथर्मल मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वो आपका आइसोथर्मल है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं मान लेती हूँ आपके पास एक ये, चलो पहले हम इसकी आइसोथर्मल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मेरे पास ये वेजल है, मैंने यहाँ पे इसमें एक गैस रख रखी है, ठीक है, मान लेता है आइडियल गैस है, और यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है कि वेटलेस फ्रिक्शनलेस बॉडी, मतलब वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस होता है, जो ईजिली अप एंड डाउन मूव करता है, मीन्स वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। तो जैसे आपने ये एक्सपेंड कर रहा है, तो ये पिस्टन अब मूव करेगा ना भाई, तो अब पिस्टन कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे, दिस इज एन एक्सपेंशन। तो अब अपने पास क्या है, ये पिस्टन मूव करके आपका ऊपर चला गया, ठीक है। तो मूव करके आपका ऊपर चला गया, तो अब हम क्या देखेंगे, आपको ये याद रखना है कि थ्रू आउट द क्या सेम रहना चाहिए भाई, आपका सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो गैस एक्सपेंड होगी ना, तो अब यहाँ पे देखो, इनिशियली वॉल्यूम लेट अस कंसीडर V1 था, अब आपका वॉल्यूम कितना हो गया भाई, V2। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, बट अब क्या देखोगे कि उनके बीच में जो प्रेशर एग्जिट, जो ये गैसेज है, प्रेशर जो एग्जिट कर रहे हैं ना इस पिस्टन के ऊपर, वो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ये क्या है, बेसिकली एक्सपेंशन का केस है ना। तो एक्सपेंशन में क्या होता है भाई, गैस एक्सपेंड हो रही है, दूर दूर जा रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंड हो रही है, बट कंडीशन याद रखना आइसोथर्मल है। अगर एक्सपेंशन का केस है और कंडीशन आपकी आइसोथर्मल है, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है एंड प्रेशर क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। तो आप इस कर्व में कैसे दिखाओगे, दिस वे, क्या आपका धीरे धीरे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, बट प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। किस केस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। और यही आपको यहाँ पे पढ़ना है आइसोथर्मल का। और एक केस और देख लो, एडियाबेटिक, आप देख लो डायरेक्ट इसको, क्योंकि अपने सिलेबस नहीं है, फिर भी आप कर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो एडियाबेटिकली प्रोसेस क्या होते हैं पता है आपको, ना तो सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब ना तो सराउंडिंग से हीट ले सकती है और ना ही सराउंडिंग को हीट दे सकती है। तो उसके लिए आपका ऐसे आता है कर्व, सेम एज इट इज़ आइसोथर्मल, बट ये कह सकते हो कि इसका स्लोप ज़्यादा होता है। दिस इज एन एडियाबेटिकली प्रोसेस के लिए। तो आप कैसे लिखोगे कंबाइन में, दिस इज एन प्रेशर, दिस इज एन वॉल्यूम। तो मान लो 1 स्टेट से अगर 2 में गया, तो ये मान लेते हैं आप आइसोथर्मल। तो इससे ज़्यादा स्लोप दिखाओगे आप, तो ये 1 से 2, तो ये कौन सी होगी आपकी, एडियाबेटिकली। मीन्स जिसमें ज़्यादा स्लोप है वो एडियाबेटिकली है, और जिसमें कम स्लोप है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि पीवी डायग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी, किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आप देख लो इसकी थ्योरी फटाफट। क्या है, पीवी डायग्राम को हमें इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो हमने कोई भी एक आइसोथर्मल कर्व ले ली पीवी डायग्राम में, लेट अस कंसीडर ए बी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए बी जो कर्व है ये आइसोथर्मल कर्व है, ठीक है। तो आपने ये एक ए बी कर्व ले ली, तो इसमें क्या हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो गैस का एक्सपेंशन किस कंडीशन में हो रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन में। तो आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा P1 टू P2, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ से, V1 टू V2। आपने एक इसके बीच में एक स्टेट ले ली इंटरमीडिएट AD, उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखो आप डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा समझोगे। क्या आपने ए बी कर्व ली आइसोथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर A इनिशियल पॉइंट है और B क्या आपका फाइनल पॉइंट है। तो प्रेशर तो रिड्यूस हो रहा है भाई P1 टू P2, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है V1 से V2 तक। तो आपने इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट ले ली आपने AD, और इस तरीके से ली है कि वहाँ पे AD में जो है वॉल्यूम आपका V1 से कहाँ तक जा रहा है, V1 अपने ये जो वॉल्यूम है ना,
क्या कह रहे हो आप, जो ए डी आपको छोटी सी कर्व है ए डी आपने इस तरीके से ली है कि इसका ये वॉल्यूम v है और ये अपना कितना चेंज हो रहा है v प्लस डी वी, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर सेम है से p। तो ए बी आपके पास क्या है, एक आइसोथर्मल कर्व इन पी वी डायग्राम। ए डी में इस तरीके से लिया, इसका v है एक के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, और इसका एक के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है v, और डी के करस्पॉन्डिंग v प्लस डी वी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो ये एक छोटी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है ना भैया ऐसे, और ये स्ट्रिप क्या है, रेक्टेंगल टाइप में है, जिसका डिफरेंस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना है dv, और प्रेशर कितना मान रखा है अपन ने, p मान रखा है, मीन्स ये भी p और ये dv। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भैया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मान लो dv है और ये इसकी ब्रेथ मान लेते हैं p, तो वॉल्यूम तो अपने पास एरिया क्या है p इंटू डी वी। और आपको कुछ देखा देखा लग रहा है ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन डी डब्ल्यू। ठीक है, तो मीन्स इस ए डी छोटी सी इंटरमीडिएट स्टेट में मीन्स उसको ए से लेकर डी तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, पी इंटू डी वी। और कैसे निकाला है, इसके अंडर का एरिया फाइंड आउट करके। सिमिलरली आप देख सकते हो आपके पास ये टोटल कर्व है ए टू बी, इसमें आप कितनी स्ट्रिप्स बना सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स बना सकते हो। अब उन सब का एरिया फाइंड आउट कर लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम गोइंग फ्रॉम ए टू टोटल वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देखते हैं कैसे, समझ में आ गया आपको करना क्या है। तो जो भाई स्ट्रिप्स ली थी उसका एरिया माना, एरिया निकाला तो P इंटू डी वी, बट P इंटू डी वी थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है, वर्क डन होता है। और ऐसे ही होल ऑफ द एरिया आप डिवाइड कर सकते हो छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन कैसे निकाला, जब आपने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब छोटी छोटी स्ट्रिप्स है ना, तो आप उसको समेशन भी कर सकते हो अगर काउंटेबल है, बट एक कंटिन्यूस बन जाती है एक लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो आपने इंटीग्रल कर दिया P इंटू डी वी, तो बेसिकली ये क्या आ गया, एरिया अंडर दिस कर्व। ए टू बी के अंडर जो एरिया है ना, वो एरिया क्या बताएगा, अपना वर्क डन के बारे में बताएगा। तो ये सारा किसके बारे में है भैया, आपका पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। आज का टॉपिक क्या था अपना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और पीवी डायग्राम में आपने 4 केस पढ़े हैं, कौन कौन सा, आइसोबैरिक का आ गया होगा, आइसोकोरिक, उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की सेम ही थी लगभग, बस डिफरेंस क्या था उनके स्लोप में, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा वो एडियाबैटिक लेकर आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस देखी, मीन्स फ़ायदा देखा क्या पीवी डायग्राम का क्या है। तो इसके क्या पता चला कि जो पीवी डायग्राम में जो कर्व है आपके आइसोथर्मल की या कोई भी कर्व हो, अगर उसके अंडर का एरिया पता चल जाता है तो आपको टोटल वर्क डन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारा है अपना इससे रिलेटेड। और अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा भाई, कार्नेट इंजन के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्नेट थ्योरम में यूज करेंगे, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे कार्नेट इंजन की क्या होती है। ठीक है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।